Hello class 11. So today we are going to start a very important topic of your chapter 2, that is the structure of atom, and the topic is quantum mechanical model of an atom. जब डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी एटम से रिलेटेड, और जब उनके प्रेडिक्शंस के बारे में कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो सकते हैं, और जैसे रदरफोर्ड ने बताया या बोहर्स ने बताया या डी ब्रोगली ने जैसे प्रेडिक्ट आउट किया, तो उन सब को लेकर के उन सब को लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे। ठीक है, तो एक न्यू साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेंजर। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि ईच ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी विजुअलाइज्ड एज ऑक्यूपाइंग वन ऑफ दी सेवरल वॉल्यूम्स। ठीक है, अब जैसे यदि हम अगर हम बोहर्स का मॉडल उठाएं तो बोहर्स का ये कहना था कि यदि एक ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, यानी उसने 2D स्ट्रक्चर एज्यूम किया, उसने 3D नहीं माना कि भाई अब मान लो जैसे ये रूम है, या आप एक बैलून फुला लो और बैलून के अंदर आप किसी फ्लाई को रख दो या बटरफ्लाई को रख दो, तो बटरफ्लाई क्या करेगी? चारों तरफ घूमेगी। या कोई छोटा सी मक्खी है या मॉस्किटो है तो क्या करेगा? चारों तरफ घूमेगा। वो थोड़ी देखेगा कि मैं ऐसे ऐसे बस घूमता रहूँ। ठीक है, तो वही उसका सोरेंजर का कहना था कि बोहर्स ने जो स्ट्रक्चर बनाया वो 2D के हिसाब से था, लेकिन मैंने जो सोचा है वो ये है कि उनको जो भी वॉल्यूम मिलता है वो सब ऑक्यूपाई करता है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक जगह ऐसे ऐसे नहीं घूमेगा, वो ऐसे ऐसे कहीं पे भी जा सकता है, वो उसने मान के चला। एंड दिस वॉल्यूम इज नोन एज ऑर्बिटल। ठीक है, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के आसपास जो भी वॉल्यूम अवेलेबल है, जो भी स्पेस रहेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है। उसके लिए कोई पाबंदी थोड़ी है कि मेरे को 2D घूमना है। एक और एजम्पशन आप बोहर्स का ले सकते हैं कि जस्ट सपोज कि आपने एक रेल पटरी ले ली, ठीक है, जैसे वो बनी हुई है और वो सर्कल में घूम रही है, बस आपको सिर्फ ऐसे ही दिख रहा है, नथिंग एल्स, कि ट्रेन कहीं भी जा सकती है कैसे भी नहीं, उसने ऐसे माना। तो उसने एक इक्वेशन दिया, जब उसने डेरिवेशन किया था, हम लोग को इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, वो था डेल्टा स्क्वायर साई, इसको हम साई बोलते हैं। ये जो सिम्बॉल है, ये ग्रीक सिम्बॉल है जिसको हम साई बोलते हैं। डेल्टा एक्स स्क्वायर उसने जब तीनों एक्सेस दिया था, एंड ये है 8 पाई स्क्वायर अपॉन एम एच स्क्वायर। ई है काइनेटिक एनर्जी, यू है पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू साई इज इक्वल टू 0 के बराबर आता है। तो इस बेसिस पे उसने क्वांटम मॉडल दिया था किसी एटम का। ठीक है, उसने ये प्रेडिक्ट आउट करना चाहा कि कैसे मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ कि वो कहाँ है, या वो किस शेप में रिवॉल्व कर रहा है, कि वो जरूरी थोड़ी है कि स्फेरिकल कर रहा हूँ, कहीं ऐसे भी कर सकता है या कहीं बहुत सारी जगह में ऐसे जा सकता है। उसने उसको प्रेडिक्ट आउट करने की कोशिश की थी। इस साई को हम बोलते हैं वेव फंक्शन। इस साई को केमिस्ट्री लैंग्वेज में कहा जाता है वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन का क्या क्या काम है वो जानते हैं। ठीक है, तो वेव फंक्शन साई वी कैन डिटरमाइन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स दैट द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई। जरूरी तो नहीं है ना कि ये एक ही ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके बारे में पढ़ने के लिए हम एक साइंटिस्ट का नाम था, वो है सोमरफोल्ड एक्सटेंशन। ठीक है, आई एम रबिंग दिस डेफिनेशन। सोमरफोल्ड एक्सटेंशन, आपको याद होगा जब हमने बोहर्स मॉडल पढ़ा था तो उसमें मैंने एन जो यूज़ किया था, जो अभी मैंने जो हमने ये पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू एन लैम्डा nh अपॉन 2 जहाँ पे ये n जो था इसको हम बोले थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम क्या बोले थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बताता है कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो अब सोमरफोल्ड का ये कहना था कि जब हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टडी किया और जब इलेक्ट्रॉन 1/4 सेल से सेकंड में आ रहा है या 1/3 से सेकंड में आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें अलग अलग रेडिएशंस मिल रहे हैं? हमको तो एक ही रेडिएशंस मिल सकते थे। तो उसने कहा कि हो ना हो, इस ऑर्बिट के अंदर और भी ऑर्बिटल्स हैं, इस ऑर्बिट के अंदर और भी ऑर्बिटल्स हैं, वो खोज की थी सोमरफोल्ड ने। ये इनका कहना था कि ऑर्बिट, ठीक है, और ऑर्बिट के अंदर क्या होना चाहिए? ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ऑर्बिटल्स, जिसको हम शेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शेल। ठीक है, तो ऑर्बिट यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n। उसी प्रकार ऑर्बिटल्स जो थे उसको उन्होंने कह दिया कि ये होता है l, ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन मेरे को वही मिलेगा, या उस ऑर्बिटल का शेप क्या है, इन सब को किसने बताया?
वेव फंक्शन ने टोटल प्रेडिक्ट आउट किया। जो श्रोडिंगर ने ये इक्वेशन बनाया था, इस बेसिस पे उसने इसको प्रेडिक्ट आउट किया। उसने कहा कहीं ना कहीं ऐसा कोई लोकेशन होता है जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो, कंप्लीटली क्या है वो ज़ीरो है, कि वहाँ आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। उसने उस पॉइंट को नाम दे दिया था प्रोबेबिलिटी स्पेरिकल नोड्स। उसने उसको क्या नोट दे दिया था, स्पेरिकल नोड्स। अब उसने क्या किया, श्रोडिंगर ने 3 ग्राफ बनाए, एक साई का, एक साई स्क्वायर का, और एक बनाया 4πr² साई स्क्वायर का। ठीक है, अब जो भी इसने वैल्यू प्रेडिक्ट आउट की हो मुझे वो नहीं पता। यहाँ पे ये r है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको 3 अलग अलग ग्राफ मिल रहे थे, कोई भी ग्राफ सेम नहीं मिल रहा था। तो उस बेसिस पे इसने ये कह दिया कि हर ऑर्बिट, जैसे ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो उसने बताना चाहा कि किस ऑर्बिट के अंदर कितने हैं। जैसे हम लोग लोअर स्टैंडर्ड्स में ये पढ़ते थे कि KLMN शेल्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं KLMN होते हैं, K फिर L फिर M फिर N एंड सो ऐसे होता जाता है। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट शेल के अंदर, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल्स, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल्स, थर्ड के अंदर कितने, फोर्थ के अंदर कितने, ये सब उसी के बारे में उन्होंने इस इक्वेशंस के थ्रू बताना चाहा। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स कब कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। तो उसने ये कहा कि जब कभी भी हम न्यूक्लियस से एक दूरी तक चलते हैं, ठीक है, या किसी ऑर्बिटल्स में जब हम ट्रैवल करते हैं, किसी भी ऑर्बिटल्स में या ऑर्बिट में, तो जब हम न्यूक्लियस से थोड़ा जब दूर जाने लगते हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और एक समय के बाद हाईएस्ट लेवल में पहुँच करके और फिर ये धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगती है। ये क्या होती है, डिक्रीज़ होने लगती है। जैसे हमने हाइड्रोजन का जो रेडियस पढ़ा था वो था 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, और यदि हम हाइड्रोजन के बारे में रीड करें तो जैसे हाइड्रोजन का रीड कर रहे हैं तो जैसे ये जो ग्राफ जा रहा है, ठीक है, ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये उसने इसका बनाया था। यहाँ पे उन्होंने लिख दिया 4πr² साई स्क्वायर, ठीक है, और दूसरी तरफ में उन्होंने लिखा था डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। हम लोग जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने पाया कि धीरे धीरे क्या हो रही थी कि इसकी वैल्यू एक बढ़ रही थी और सडनली एक पीक पॉइंट तक पहुंची और सीधे डिक्रीज होना शुरू हो गई। ये वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, कि यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी मिल जाएगा। इससे पहले हमको धीरे धीरे वहाँ पे चांसेस कम है, और एक समय के बाद इसकी चांसेस ज़ीरो होती जाती है, ठीक है। तो ये उन्होंने प्रेडिक्ट आउट किया था, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि केस जो ऑर्बिट है उसमें एक ऑर्बिटल है जिसको हम 1s बोलते हैं, ठीक है, 1s बोलते हैं। L के अंदर 2 हैं जिसको हम 2s 2p बोलते हैं, ठीक है। M के अंदर 3 है जिसको हम 3s 3p 3d बोलते हैं। N के अंदर 4s 4p 4d 4f बोलते हैं, एंड ऐसे ही सो ऑन। उन्होंने कहा कि ये अलग अलग होते हैं, यानी हर कहीं इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। हर कहीं इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अलग अलग होती है। सो द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इज हाईएस्ट इन द विसिनिटी ऑफ द न्यूक्लियस, इट ड्रॉप जीरो एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे मैंने आपको जो ये अलग ग्राफ बताया, ठीक, तो एक समय तक ये मैक्सिमम है, और फिर धीरे धीरे न्यूक्लियस से जैसे हम दूर जाते हैं तो वो ड्रॉप होती जाती है। लेकिन एक और एक ड्रॉप्स टू जीरो एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, अ कंडीशन कॉल्ड स्पेरिकल नोड्स। जहाँ पे ये जीरो हो जाए ना उसको हम स्पेरिकल नोड्स बोलते हैं। राइजेस टू द सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू एट समवॉट ग्रेटर डिस्टेंस, यानी ये फिर से इसकी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे मान लो आप 1s से पास में जैसे पहुँचे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हुई, फिर धीरे धीरे कम होने लग गई। आप फिर 2s पहुँचोगे, 1s से 2s पहुँचोगे, तो 2s में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिलने लग जाएगा। यानी क्या होगा, एक समय तक आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ी, फिर 0 तक पहुंच गई, फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ने लगी, फिर प्रोबेबिलिटी 0, फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। तो उन्होंने इसको ग्राफ के थ्रू दिखाया, ठीक है। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा था उन्होंने उसको क्या कह दिया, स्पेरिकल नोड्स। यानी एक समय बढ़ रहा है, एक समय इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है, स्पेरिकल नोड्स। जैसे ही है
ये 1s का केस है, वहाँ पे सिर्फ एक ही स्फेरिकल नोड आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक, तो उन्होंने कह दिया n+1 नोड्स होते हैं। कितने होते हैं टोटल? अगर n+1 नोड्स है, यहाँ l होता है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, सो l यहाँ पे n+1 नोड्स है। अगर यहाँ n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो l जो होता है वो होता है n λ/2। यहाँ पे n क्या है? l क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, सो अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, ठीक, तो नोड्स कितने मिलेंगे हमको? 2। कितने नोड्स? 1 और 2, हमको 2 नोड्स मिले। वो क्या कहलाते हैं? स्फेरिकल नोड। यानी वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना क्या है? 0 है। इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना क्या है? 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो जाएगी? λ/2। अगर n की वैल्यू 2 कर दो तो नोड्स कितने हो जाएंगे? 3। यानी ये ऐसे जाएगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नहीं मिल रहा था, यहाँ आते आते मैक्सिमम हुआ, फिर धीरे होने लग गया, फिर 0 पहुँच गया, 0 के बाद फिर बढ़ने लगा और फिर मैक्सिमम, फिर 0 हो गया। यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 रखूँगा, 2 कैंसिल, लैम्डा। ठीक है, अब अगर मैं n की वैल्यू 3 रख दूँ तो कितने नोड्स मिलेंगे? 4 नोड्स। यानी ऐसे, यानी ऐसे 4 जगह हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमको नहीं मिलेंगे। और l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 λ/। ठीक है, तो ये उन्होंने इस फंक्शन का यूज़ करके उन्होंने बताया कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को प्रिडिक्ट आउट कर सकते हैं, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन मेरे को वहाँ मिलेगा। ठीक है, सो वेव फंक्शन we can determine the type of orbitals that the electron occupies, the energy of the electron is in that orbital, shape of the orbital and probability of finding electron। ठीक है, एनर्जी उसकी फाइंड कर सकते हैं, शेप हम फाइंड कर सकते हैं, वो कैसे होता है। अगर 1 नोड है तो 1s, 2 नोड है तो 2s, 3 नोड है तो 2p, ऐसे प्रिडिक्ट आउट हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 टॉपिक्स आते हैं, एक आता है रेडियल नोड्स और एक आता है एंगुलर नोड्स। ठीक है, 2 टॉपिक्स और आते हैं, रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स, ठीक है, इसकी डेफिनेशन कुछ ये है, द स्फेरिकल सरफेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। स्फेरिकल सरफेस अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, अब इसके चारों तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब कहीं पे भी हो सकता है, हमें नहीं पता। मैंने ये ऐसे बना दिया, यानी ये वो एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मेरे को। ठीक है, फिर थोड़ी दूरी बाद हमने खुद देखा कि नोड्स बन रहे थे जब, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थी कि इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। फिर मान लीजिए ये मैंने बना दिया, ठीक, डार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो ये वाला एरिया दिख रहा है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। इस पॉइंट्स को हम बोलते हैं रेडियल नोड्स। इसको हम क्या बोल देते हैं? रेडियल नोड। द स्फेरिकल सरफेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, उसको आप लोग क्या बोलोगे? रेडियल नोड। सो रेडियल नोड का एक फॉर्मूला है जो कि है n-l-1, यानी कितने रेडियल नोड होंगे? n-l-1। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था S P D F, आपने अभी अल्फ़ाबेट पढ़े थे ना, 4S 4P 4F 4D। तो ये L की जो वैल्यू होती है इनके लिए डिफाइंड होती है, वो होती है 0 1 2 3। अगर मैं S के लिए बात करूँ तो n-0-1, यानी n-1 नोड्स हो जाएंगे, यानी ये इसका रेडियल नोड्स का बताता है। अब जैसे अगर मैं LP की बात करूँ तो 1-1 यानी n नोड्स होने चाहिए। D की बात करूँ तो n-2-1, ये क्या बताएगा? उसका रेडियल नोड्स। एक आता है एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड, अब इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ बस जान लीजिए, जो ये जो ऑर्बिटल्स है, पहला क्या था? ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर क्या है? ऑर्बिटल्स।
एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल। कौन सा शेप होता है? स्फेरिकल। ठीक है। इसका पी का जो शेप होता था वो होता है डम्बल शेप। वो क्या होता है? डम्बल शेप। कि देख पी में मैंने आपसे क्या कहा? 3 नोड्स जो भी है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आएगा, ऐसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जैसे यहाँ पहुँचा वहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में ज्वाइंट हो रहा है। फिर वापस बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? डम्बल शेप। डी एंड एफ का हम बाद में पढ़ेंगे। इसके सारे स्ट्रक्चर सोरेंजर ने बताया था वेव फंक्शन का यूज़ करके। अब मान लीजिए ये डम्बल शेप वाला मैंने बना दिया, ठीक, और इसके बीच में एक प्लेन ऐसे रख दूँ किसी पेपर के थ्रू। ये वो पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना क्या है? 0 है। उसको हम बोलते हैं एंगुलर नोड। उसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड। द प्लैनर और प्लेन्स एरिया वेयर अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। ये क्या है? प्लेन एरिया। और ये वाला क्या था? सर्कुलर एरिया। ठीक है, ये सर्कुलर एरिया। और एंगुलर नोड जो होता है वो एल के बराबर होता है, एल के बराबर होता है। तो इसी बेसिस पे एस की जगह हम 0 रखें, क्योंकि वहाँ एंगुलर नोड से एक भी नहीं होते हैं। ये स्फेरिकल में आप कहाँ से काटोगे? कहीं से नहीं, हर जगह तो इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। पी की दौरान में 1 है, क्यों? क्योंकि डम्बल शेप में सिर्फ एक ही जगह इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है ना, इसी बेसिस पे इसको एंगुलर नोड्स को हम लोग रखे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स। तो डेफिनेशन रेडियल नोड्स का वो है कि द सर्कुलर एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। एंड एंगुलर नोड्स होता है द प्लेनर एरिया और द प्लेन्स एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है, अब इन सब को यूज करके उन्होंने बनाया क्वांटम नंबर। क्या बनाया? क्वांटम नंबर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, इसको लिए हम आज डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स, क्योंकि आज जो मैंने आपको ये थ्योरी बताई है ये हायर क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से समझिएगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो आपको हायर क्लासेस में बहुत आसानी जाएगी। क्वांटम नंबर्स बताता है एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये प्रिडिक्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। ये बताता है एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। ठीक है। सेकंड होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी उस ऑर्बिटल के कौन से ऑर्बिट में उस ऑर्बिट के कौन से ऑर्बिटल में है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी जैसे मैंने ऑर्बिटल को शेल भी कहा था, उस शेल के किस सब शेल में है। और फोर्थ होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। सो क्लास, please, if you are like the way of my teaching, so please like my channel and also like my video and subscribe my channel and also share the video with your friend. So study well. Thank you.